हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी का 15 चैप्टर नीलकंठ। यह जो नीलकंठ कहानी है ये लिखी गई है महादेवी वर्मा जी के द्वारा। तो एक दिन क्या हुआ कि लेखिका अपने बारे में बताती हैं कि वो एक दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर वे घर लौट रही थी और वहां पर चिड़ियों और खरगोशों की उनका ध्यान कहाँ गया, चिड़ियों और खरगोशों की दुकान पर गया। तो उनने क्या कहा, मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। तो वहाँ पर कौन थे? दुकानदार बड़े मियाँ थे जो चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का मतलब बोला, कि संकेत किया कि भैया यहाँ दुकान के सामने आप रुक जाइए। अपने ड्राइवर से कहा और मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना शुरू किया, सलाम गुरुजी। तो वो जो दुकानदार थे वो क्या कहने लगे, सलाम गुरुजी, और पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए कुछ पूछा था। तो उन्होंने कहा कि आपने जो मोर के बच्चों के लिए कुछ पूछा था, तो एक चिड़िया मार है जो उसका नाम शंकरगढ़ है, तो नहीं, शंकरगढ़ से एक चिड़िया मार दो बच्चे को पकड़ लाया। चिड़िया मार कौन होता है? जो चिड़िया मारने वाला होता है। तो एक मोर और एक मोरनी है, आप पाल लें। उनने कहा मतलब लेखिका से कि आप इनको पाल लीजिए। और मोर के पंजों से दवा बनती है, कि मोर के जो पंख होते हैं ना उनसे दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी इंसान का दिल है। तो मैंने कहा अब जो क्या होता है, मोर के पंजों से दवा बनती है तो लोग उनको मार के दवाई बनाएंगे, इसलिए मतलब मुझे लगा कि ये जो मोर हैं, मोरनी है, वो मैं आपको दे दूंगा। तो मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं, और टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं, मतलब मैंने आपका नाम ले दिया कि आपको चाहिए है और आपने मंगवाए हैं। वैसे यह हम कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो 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 और मारो मारो। तो उन्होंने कहा भाई रोजगार मतलब अपने जो काम धंधा रहता है जिससे पैसे मिलते हैं, तो उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, चिड़ियों को, मोर पंख को पकड़ते हैं और उनको मार देते हैं। और बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था, मतलब वो इतनी बात करते थे कि जब तक उनको कोई रोकता नहीं था वो कंटिन्यू बात करते ही जाते थे। और इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने उनको बीच में ही रोककर पूछा कि मोर के बच्चे हैं कहाँ। तो बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे। मतलब वो कैसे दिख रहे थे? मोर के बच्चे तीतर के समान दिख रहे थे। और पिंजरा इतना मतलब छोटा था कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी फ्रेम में उनकी फोटो लगा दी गई हो। तो मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में भी मतलब वो बोलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रही थी उनकी भाषणबाजी। और ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मान ने मुझसे इस मोर के जोड़े के कितने नगद पैसे लिए हैं? वो कहता 30 रुपये लिए हैं। और 12 कहा, कई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुझी मुझी क्यों सुनने लगा? मुझी कौन? मुझी मतलब कंजूस। तो वस्तु 30 चिड़िया मार के नाम के 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ाकार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे चौखटे का चित्र जीवित हो गया। और दोनों पक्षी चटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा की सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे कि तीतर है, मोर कहकर तुमको ठग लिया है, तुम तो तीतर लेकर आ गई हो। तो कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। और मैं अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाव हैं, मतलब के पर लगे हैं, ये तो पक्षी हैं। और चिढ़ा दिया जाने के कारण ही उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रख लिया, जहाँ मतलब वो पढ़ती थी, तो वहाँ पे उन्होंने उनका पिंजरा रख दिया और दरवाज़ा खोला। फिर 2 कटोरे में उन्होंने क्या रखा, एक कटोरी में कि एक सत्तू की छोटी छोटी गोलियां रखी और दूसरे में पानी रखा। फिर दोनों चूहे दानी जैसी पिंजरे से निकलकर और क्या करने लगी, पूरे कमरे में घूमने लगी। कभी मेज के अंदर नीचे घुस जाती, तो कभी अलमारी के पीछे, और अंत में क्या किया, लुका छिपी के
से थक कर उन्होंने मेरी मतलब जहाँ रद्दी रखी रहती ना, कागज़ रहते हैं, तो कागज़ों की टोकरी को मैं अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। मतलब उन्होंने वहाँ पे सोने का ठिकाना बना लिया उनने रद्दी के ऊपर। और 2-4 दिन में वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते हुए मतलब छुपकर बैठने लगी, और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होती रहती। मतलब यहाँ छुपती, कहीं मेज पर, कहीं अलमारी के पीछे, तो फिर रात में आकर रद्दी की टोकरी में वो फिर सो जाती थी। और फिर क्या होता था कि कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, और कभी मेरे सिर पर अचानक अब आविर्भूत होने लगती, मतलब उत्पन्न होना, मतलब आ जाती थी। और खुला रहने पर इन नवागंतुकों को पता लगा सकती थी, मतलब मेरी बिल्ली, वो कहने लगी। और तब उनके शोध का क्या परिणाम होता, तो यह अनुमान करना कठिन नहीं था। मतलब वो बिल्ली खा लेती थी, खा ले ना ले, तो वो क्या करती थी, उन्होंने क्या किया, सोच रही थी कि बिल्ली ना खा ले तो वह चूहों को पर भी आक्रमण नहीं करती। परंतु यहाँ तो दो सर्वदा अपरिचित पक्षी हैं, तो हो सकता है शायद वो हमला ना कर दें और उसके लिए दरवाज़ा बंद रहें। तो फिर ये दोनों ऐसे गैर मैरिज मैच को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मर्जारी के लिए असहकी कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, मतलब वो कहने लगी कि मेरा जो कमरा था पूरा चिड़िया खाना बन चुका था, और मैंने बड़ी कठिनाइयों से मैंने चिड़ियों को पकड़कर मतलब पहले उन्हें ढूंढा बहुत मुश्किल से कि कहाँ छुप गई कमरे में। तो उनको पकड़कर उन्होंने क्या किया कि जहाँ उनके जीव जंतु रहते थे, जीव जंतु के सामान्य निवास में, वहाँ पे वो ले गई। और दोनों को पहले से घर वालों ने वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के। तो दोनों पहले से मतलब जो वहाँ पे जो पहले से लोग रह रहे थे, उन्होंने उनका अच्छे से स्वागत किया। और लक्का कबूतर नाश्ता छोड़कर दौड़कर बड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू की रागनी अलापने लगे। और वह खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। मतलब जब वो दोनों गए तो सब लोग बहुत खुश हुए। खरगोश हुआ, तोते हुए, और तोते मानो भलीभांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगा। मतलब एक आंख बंद की तोते ने और देखने लगा उन लोगों को। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया है। और धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बड़े होते गए और वो खूब सुंदर दिखने लगे। उनके बहुत अच्छे पंख निकल आए और ऊंची तथा चमकीली हो गई। उनकी जो कलगी थी ना, वो अच्छी हो गई और बमकिम बमकिम हो गई। है ना, बमकिम का मतलब क्या होता है? नमकीन का मतलब होता है टेढ़ी हो गई, है ना, थोड़ी टेढ़ी हो गई। और पैनी का मतलब क्या होता है? मतलब पैनी का तीक्ष्ण हो गई, मतलब पैनी हो गई उसकी। और लंबी नील हरित ग्रीवा की बहर भांगनिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। मतलब उनके जब पंख आ गए तो वो बहुत सुंदर दिखने लगे, मोर और पंख, है ना। और उनके जो पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग, मतलब उनके जो पंख रहते हैं मोर के, उसमें इंद्रधनुष जैसे रंग होते हैं। और कई प्रकार, मतलब उनकी जब बड़ी हुई तो खूब सुंदर लगने लगे मोर। और तो फिर बाद में क्या हुआ, उसका जो गर्दन ऊंची कर देखना, ऊंची ऐसे गर्दन कर लेते मोर, और विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना और टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। मतलब जब वो मोर नीचे गर्दन करके पानी पीते हैं फिर उठाते हैं तो उनको देखने में बहुत अच्छा लगता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता कि कितने अच्छे लगते वो। और मोरनी का विकास मोर के समान उतना तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी लंबी गर्दन थी और हवा में चंचल, जो मतलब अच्छी कलगी भी थी उसकी। और उसको जो पंख था कई रंग का तो नहीं था, लेकिन कैसा था, श्याम और श्वेत, मतलब काला और सफ़ेद था, है ना। और उसकी क्या थी, वह मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देती थी। मतलब सहचरणी का मतलब हमेशा वो मतलब साथ साथ चलने वाली, मोर के साथ हमेशा चलती रहती थी। और नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया मूल
मतलब उसका रंग नीला होता है ना थोड़ा, तो उसका जो नाम रखा गया मोर का नीलकंठ रखा गया, और मोरनी का नामकरण राधा रखा गया। और मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति बना लिया। सेनापति बन गया मतलब खुद ही, और वो क्या करता था, सभी को मतलब जैसे खरगोश, कबूतर आदि की सेना को मतलब इकट्ठा कर लेता था, और जहाँ दाना रहता था तो वहाँ पर वो ले जाता था, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता था। और किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे मतलब दंड भी देता था। चंचू प्रहार का मतलब चोंच द्वारा वार भी करता था वो। और खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, जब तक वे मतलब क्या है आर्तक्रंदन दन न करने लगे, और उन्हें अधर में लटकाए रखता था। और कभी कभी उनकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। और दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता, और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुअल सा खेलते रहते थे वो। और ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। अब क्या हो गया, वो पंख फैलाए वहां बैठा रहता था, वहीं बच्चों को बिठा ले रहता था खरगोश के। तो उसी समय क्या हुआ, एक सांप जाली से अंदर आ गया, और सब जीव जंतु भागकर इधर उधर हो गए। केवल एक खरगोश का बच्चा मतलब वहां पे पकड़ में आ गया, उसके मतलब शिशुआ ने बच्चा, खरगोश का बच्चा सांप की पकड़ में आ गया, जैसे जो चित्र में बताया गया है। देखिए जो खरगोश का बच्चा है, सांप ने इसके पीछे का भाग उसका आधा मुंह में ले लिया है, और ये ची 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 ऐसे कर रहा है खरगोश। और निकलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा शरीर, पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा, और शेष आधा जो बाहर था उससे वह चींची का स्वर इतने मतलब धीरे निकाल रहा था कि किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। सिर्फ नीलकंठ ने दूर ऊपर झूले में सो रहा था, तो उसे चौकन्ने कानों ने मतलब चौकन्ने कान थे उसके, तो उसने उसकी मतलब जो धीमी आवाज़ थी वो सुन ली, और पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। और अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया कि अगर वो सांप को फन पर मतलब उसके फन पर अगर चोंच मारेगा तो वो खरगोश को घायल भी कर सकता है। तो उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया, और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। अधमरा हो गया मतलब वो अधमरा हो गया मतलब वो आधा मर गया, आधा मरा हुआ। और राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, मतलब राधा ने सहायता नहीं की, परंतु अपने मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे, और नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब मतलब उनके 2 टुकड़े कर दिए, 2 खंड कर दिए सांप के नीलकंठ ने, तब उससे शूर खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखा, मतलब गर्मी देता रहा। और वहाँ पे युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों ना चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी, मयूर क्या है, मोर, मयूरा ने मोर क्या होता है, वो कलाप्रिय पक्षी है और हिंसक मात्र नहीं है। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जाता मोर को, है ना, और जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। और नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। मतलब जब मोर नाचता है ना अपने पंखों से, उसके पंख बहुत सुंदर होते, जब वो नाचता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, और आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। और राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी। देखो मोर तो नाच सकता है बहुत अच्छे से, उसके बहुत अच्छे पंख होते हैं, लेकिन मोरनी के नहीं होते, उनके तो काले और सफ़ेद होते, परंतु उनकी गति में भी एक क्षण रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी, और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, मतलब वो कह रही है कि नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे भाता है।
तो यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकर छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गया। अचानक फिर क्या होता है, समझ लिया और उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडाकर छाता तानकर नृत्य भंगिमा में खड़ा हो गया। मतलब जो मोर है वो पंख खोल के खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गया और मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपनी प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत को मतलब उत्पन्न होना है ना, तो उठता था और कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर मतलब विषधर मतलब जो सांप को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली में रखे हुए मतलब चने थे, तो उसको भी उसने बहुत अच्छे से खाए और उस बात को सोचकर उनको हंसी भी आती थी, पर विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते हैं। मतलब उसको फल तो अच्छे लगते ही हैं और साथ में पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भी भाते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना स्थिर उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना ही पड़ता था। जब बारिश होती है तो क्या होता है, मोर बहुत नाचते हैं और उनको वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती है। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु कौन सी होती है? वर्षा ऋतु होती है और मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उनके तन्मय नृत्य का आरंभ होता था। मतलब बोलते हैं कि जितनी बिजली कड़केगी, जितनी बारिश होगी, तो उतने ही मोर लोग नाचते हैं, उनको नाचना अच्छा लगता है। वर्षा ऋतु उनको बहुत ही पसंद है और बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती है, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता ही जाता है उनका। और वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख, बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता जैसे उनकी मतलब पंखों पे पानी बारिश की बूंदें आती ना, तो वो उनको ऐसे सुखाने भी लगते थे और कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। और इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुणा कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नकाश कोने से निकलना पड़ा। मतलब जिस दुकान से उनने वो लिए थे ना मोर, तो वहाँ से निकलना पड़ा, लेकिन वो इस बार पिंजरे की ओर मतलब उनने सोचा कि मैं देखूंगी भी नहीं। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे बड़े मियाँ की मतलब विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंदी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बना। मतलब उनका चेहरा ही देखने लगी। उनने पिंजरे शायद नहीं देखा, लेकिन उनके पैरों के पास एक मोरनी पड़ी हुई थी, उसको वो अनदेखा नहीं कर पाई और उन्होंने मोरनी को देख लिया। वो भी मतलब राधा के समान ही थी और उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों को पंजों को उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो पा रही थी और वह मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। मतलब मियाँ जी फिर बहुत बात करने लगे कि गुरुजी कम वक्त चिड़िया मार ने बेचारे का यह हाल कर दिया। उन्होंने कहा भाई चिड़िया मार ने उसकी ऐसी हालत कर दी और वो यहाँ पे पकड़ी और ऐसी कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। उसने कहा कि कभी ऐसी चिड़िया पकड़ी जाती है कि उसको तुमने घायल ही कर दिया। आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर ऐसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। मतलब उनने कहा मियाँ जी ने। तो
तो सारा यह था कि उन्होंने लेखिका ने क्या किया, 7 रुपये उनको देकर फिर उसको अगली गाड़ी की अगली सीट में बिठाकर उसको घर ले आए। और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया, मतलब उसको उनका अपने कमरे में ले गई, फिर उसका इलाज कराया, मरहम पट्टी की, फिर वो महीने भर में ठीक हो गई मोरनी। और लेकिन उसकी उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं, और वो लेकिन वह पंजों पर डगमगाती हुई फिर वो चलने लगी। जाली घर में फिर उसको बाद में क्या किया, जाली घर में पहुंचा दिया, और उसका नाम क्या क्या रखा, कुब्जा। और वो नाम के अपने अनुरूप ही थी स्वभाव से। तो जब वो नीलकंठ और राधा को साथ में देखती थी ना, तो कुब्जा उन्हें साथ देखने से देखते ही मारने दौड़ती, और चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली और पंख नोच डाले। उसने मतलब कलगी भी तोड़ दी और पंख भी नोच डाले। और कठिनाई यही थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके पास साथ रहना चाहती थी। इसमें बता रहा है कि नीलकंठ ना कुब्जा से हमेशा दूर भागता था, लेकिन कुब्जा जो थी वो उसके कुब्जा थी जो उसके नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, मतलब उसने कुब्जा ने किसी भी जीव जंतु से उसने दोस्ती नहीं की थी, और ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देती थी। तो कुब्जा क्या थी, वो किसी से ना दोस्ती करना चाहती थी और ना नीलकंठ को किसी के पास आने नहीं देती थी, किसी को नीलकंठ के पास नहीं आने देती थी। और उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, तो जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। मतलब मोर ने जब 2 अंडे दिए मोरनी ने, तो वो पंखों को छुपाए रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने क्या किया कि चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया, और फिर अंडे फोड़कर जैसे ही पैरों से सब और छितरा दिए, मतलब तोड़ दिए उसके अंडे। और इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ को प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा, जो नीलकंठ था ना, तो वहां जाली से के घर से बाहर निकल आया और आम की शाखाओं में छुपकर बैठ गया, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा उसको। तो एक बार मेरी खिड़की के सेट पर छिप कर बैठ गया वो, और मेरे दाना देने पर भी वह सदा की भांति पंखों को मंडराकर बनाकर खड़ा हो गया था। पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी, मतलब वो थका हुआ लगता था नीलकंठ, और उसकी आंखों में मतलब ऐसी उदासी रहती थी। और फिर उसके बाद मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन में बाद सबसे मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 महीने के बाद एक सवेरे जब जाकर देखा, तो नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा था जैसे वो खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था, और मेरे पुकारने पर भी वह नहीं उठता था। और वास्तव में नीलकंठ वहां पर मर गया था। क्यों का उत्तर अब तक नहीं मिल सका है। ना उसे कोई बीमारी थी, ना ही उसकी कोई रंग बिरंगे जो फूलों जैसे जो उसके शरीर के पंख थे, ना कुछ उसमें चोट थी। मैं अपने साल में लपेट कर उसे संगम ले गई और वहां गंगा के बीच की धार में उसे प्रवाहित किया गया। तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं के मतलब जब वो प्रवाहित कर दिया गंगा में, तो उसको जो मोर के जो पूरे पंख थे गंगा के चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित उठा, मतलब पूरे में फैल गए। और नीलकंठन के ना रहने पर राधा तो मतलब कोने में, मतलब जैसे नीलकंठ नहीं रहा तो राधा क्या उदास रहने लगी, उसको अच्छा नहीं लगता था। तो वह कई बार भागकर लौट आया, और मतलब कई बार वह भागकर लौट आया था। अतः यह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी कि मतलब नीलकंठ आ जाएगा। पर कुब्जा ने कोलाहट के साथ साथ खोज ढूंढ आरंभ की, और खोज के क्रम में वह जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक और कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली नाम की एक मतलब कुत्ती थी, तो सामने पड़ गई, और स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से मार दिया। कुब्जा ने क्या किया, कजली को मार दिया। लेकिन बाद में परिणाम क्या हुआ कि कजली के 2 दांत, जो कजली के थे ना, जो मतलब कुतिया थी, तो वो उसके 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए।
तो इस बार उसका कलह कोलाहल और जो देश प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रगति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है, मतलब राधा अकेली पड़ गई और वो जो लेखिका है वो कहती हैं कि जो 3 पक्षी हैं उनसे मुझे क्या मिला, मतलब बहुत कुछ, मतलब विभिन्नता का परिचय भी मिला तीनों पक्षियों से। और राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। और आषाढ़ में अब आकाश में घांचन हो जाता, जब तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तिरतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती। तो राधा क्या अकेली पड़ गई, अब उसको तो वो मतलब नीलकंठ का इंतजार करती रहती और हमेशा नीलकंठ को बुलाती रहती। और यह किसने लिखी है कहानी? महादेवी वर्मा ने। तो बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।